अपनी बात रखी। मनोज भाई बहुत विद्वान हमारे सम्मानीय सदस्य हैं। जब वो अपनी बात को रख रहे थे, जिस परिप्रेक्ष्य में वो अपना विषय रख रहे थे, देश की वर्तमान स्थिति, हेल्थ के संदर्भ में आ जाइए, मंत्री जी बोल रहे हैं, देश की परिस्थिति, दुनिया के हेल्थ के संदर्भ में भी सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। मैं स्वाभाविक तौर पर यह मानता हूँ कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है और मनोज भाई का और सम्मानीय सभी सदस्यों की बात का एक सुर निकलता है कि लोगों को हेल्थ केयर अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, यानी कि हेल्थ केयर एक्सेसिबल होनी चाहिए और हेल्थ केयर एफोर्डेबल होनी चाहिए, ताकि एक लास्ट तबके के लोगों को भी कोई ऐसे व्यक्ति ना हो कि जिसको ट्रीटमेंट की सुविधा ना हो। और इसलिए मोदी जी ने एक बार अच्छी बात कही थी कि हमारी हेल्थ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई गरीब परिवार के सदस्यों को बिना सारवार उपलब्ध होने की दृष्टि से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसको मेडिसिन सस्ती मिलनी चाहिए, उसको हेल्थ केयर जहाँ वो रहते हैं उसके नज़दीक से नज़दीक मिलनी चाहिए, उसको सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर भी अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। उसके लिए सवाल इतना ही है कि अप्रोच हॉलिस्टिक होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहूँगा और विस्तार से विषय भी बताऊँगा कि मोदी जी ने हमेशा कोई विषय को त्रुटक के रूप में नहीं देखा है, वो हमेशा टोटल में सोचते हैं। सर्वग्राही दृष्टि से हेल्थ को हम कैसे एक्सेसिबल और एफोर्डेबल करें, उसके लिए मोदी जी ने जो कार्य योजना अमल में की है, वो कार्य योजना हमारे मनोज भाई ने जो कहा और मनोज भाई ने की और सम्मानीय सदस्यों की सदन के सदस्यों की भावना है, ये भावना पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसलिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ को देखा गया। ये देश में सालों तक हेल्थ केवल ट्रीटमेंट के रूप में ही देखी गई, हेल्थ को कभी डेवलपमेंट के साथ जोड़ा ही नहीं गया। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मोदी जी ने हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। देश के नागरिक स्वस्थ है तो सोसाइटी स्वस्थ होगी, सोसाइटी समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ होगा और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए समृद्ध राष्ट्र के लिए समाज स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और समाज को स्वस्थ रखने के लिए देश के नागरिक को हेल्थ सुविधा मिले, ये बहुत आवश्यक होता है। हॉलिस्टिक अप्रोच का नतीजा क्या निकला? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गरीब परिवार जहाँ दीवा नहीं जलता है वहाँ दिया कैसे जले? एक गरीब परिवार को घर कैसे मिले? उस घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध हो, घर में बिजली हो, घर में हेल्थ केयर एक्सेस हो। और ये भी मोदी जी ने कभी गरीब उन्मूलन योजना को राजनीति से नहीं देखा, कभी उसको राजनीतिकरण नहीं किया, सैचुरेशन अप्रोच के साथ काम किया। मोदी जी ने कहा देश के हर नागरिक, ऐसा नहीं कहा कि ये राज्य में बीजेपी की सरकार है, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, ये लोगों ने हमें वोट दिया है, ये लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, ऐसा कभी मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब परिवार को सभी सुविधा, उसका जीवन चलाने के लिए प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये सैचुरेशन के साथ काम करना शुरू किया, उसका नतीजा आज दिखने लगा है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी माननीय अध्यक्ष महोदय, तब देश का हेल्थ का बजट था 33,000 करोड़ रुपीस। हमारी सरकार बनने के बाद 18-19 में ये बजट बढ़ के 58% बढ़ के 52,000 करोड़ का हो गया। हमने बजट को 58% बढ़ाया। उसके बाद सतत बजट बढ़ता गया और 2019-20 में वो 62,000 करोड़ हुआ, 21-22 में वो 71,000 करोड़ हुआ और 22-23 में 83,000 करोड़ हुआ। बजट हम धीरे धीरे बढ़ाते गए। 2017 में हमने हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर की और हमारी हेल्थ पॉलिसी, यहाँ सम्मानीय सदस्य ने जरा टोका कि जीडीपी के सापेक्ष में
आपने आपका बजट कितना बढ़ाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी देश ने अपना अपना मॉडल होता है। मैं मानता हूं कि दुनिया में जहां बेस्ट है वहां से सीखना चाहिए। बेस्ट उसका मॉडल है, उसमें हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उसके लिए मेरा कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। लेकिन हर देश का अपना अपना मॉडल होता है और मॉडल के तहत मुझे एज ए मिनिस्टर कई लोग मिलने के लिए आते हैं और मुझे कहते हैं कि आपका हेल्थ का बजट, वो मुझे दुनिया का जैसा यहाँ परिप्रेक्ष्य रखा ऐसा परिप्रेक्ष्य के साथ उसका 7% है, उसका 8% है, उसका 9% है। आप देश का हमारा 1.9% हमारा जीडीपी के सापेक्ष में हमारा बजट है, में बढ़ाना चाहिए। हमने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में उसको 2.5% तक ले जाएंगे और भविष्य में और भी आगे ले जाएंगे। एक बात है, एक मिनट, तो धीरे धीरे देश में हेल्थ का बजट तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें ना, तब हमारे देश की स्ट्रेंथ और क्षमता को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये देश है, यहाँ हेल्थ कॉमर्स बाद में था, यहाँ हेल्थ सेवा के रूप में देखी जाती है। हेल्थ हमारे लिए सेवा है, हेल्थ हमारे लिए सहयोग है, सपोर्ट है, और यही परिप्रेक्ष्य है ना। तभी जब साहब दुनिया में कोविड क्राइसिस चल रही थी, फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन था, सेकंड वेव था, और फर्स्ट लॉकडाउन के दरमियान हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है ना, दुनिया हमारे पर अपेक्षा करके बैठी थी। दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, दुनिया हर दिन इंडिया को कॉल करती थी, प्रधानमंत्री जी को कॉल करते थे, हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करते थे। मैं फार्मा देख रहा था और उस वक्त मोदी जी ने हमें निर्देश दिया था कि हमारे देश में मेडिसिन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले लोग हैं। हम केवल लाभ की बात नहीं करते हैं, हम हमारे घर के डोर पर लिखते हैं शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं, हम शुभ की भी बात करते हैं। हमारा कल्याण हो ये तो सब लोग कहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कल्याण हो, प्राणी मात्र अपने लिए तो सोचेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की परंपरा है, हिंदुस्तान का एक कल्चर है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। हम हमारा भी कल्याण चाहते हैं, लेकिन दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए, ये हमारी परंपरा रही है। और इस बात को चरितार्थ करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त दुनिया से कॉल आता था, डेवलप्ड कंट्री के पास एजिथ्रोमाइसिन नहीं थी, 15 दिन तक एजिथ्रोमाइसिन एक कंट्री में नहीं थी। कॉल आता था कि एजिथ्रोमाइसिन भेजिए। एक कंट्री से मुझे कॉल आया, मैं नाम नहीं बोलूँगा, कि हम आपको वेंटिलेटर देंगे, आप हमें मेडिसिन दो। तब मैंने कहा था कि आपके पास वेंटिलेटर है तो अवश्य दीजिए, लेकिन ये शर्त पर मैं नहीं आपको दूंगा। आप वेंटिलेटर शायद नहीं पहुंचाएंगे तो भी हम आपको मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 देशों में उस वक्त हमने मेडिसिन उपलब्ध कराई थी। बात रही मॉडल की, जो मैं बता रहा था, तो मुझे जब बाहर से आके जब बात करते हैं यहाँ के हेल्थ के पीछे खर्च इतना है, यहाँ हेल्थ के पीछे खर्च कितना है, वहाँ क्या मॉडल होगा, उसमें मुझे नहीं जाना है। मैंने एक क्वेश्चन किया था कि जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं वहाँ टीथ का इलाज कराना है और टीथ निकालना है तो कितना खर्च लगेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि $200 से $500 लगेगा। मैंने कहा कि मेरे डॉक्टर और मेरे देश की अस्पताल 200 रुपीज़ में इलाज कर देगी। ये सापेक्ष में, परिप्रेक्ष्य में इंडिया का खर्च को हमें मैप करना चाहिए। ये हमारी स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा हेल्थ एक्सेसिबल कैसे हो, हेल्थ केयर एफोर्डेबल कैसे हो, इसलिए मोदी जी ने जो कार्य योजना बनाई है वो 4 पिलर की कार्य योजना बनाई है। मनोज जी, आपको सेटिस्फेक्शन होगा जिस तरह से काम करना शुरू हुआ है। 1 है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है? देश में सभी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको कन्वर्ट करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई गई। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या क्या सुविधा होगी? भारत सरकार राज्य सरकार को सहयोग करेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बनाएंगे। वहाँ 13 टाइप के स्क्रीनिंग हो पाएंगे। वहाँ कोई मरीज इलाज के लिए आएगा तो इलाज भी हो जाएगा। वहाँ योगा का क्लास भी चलेगा, वेलनेस के लिए सप्ताह में 2 बार क्लास लगेगा। वहाँ बच्चों को टीकाकरण लगाया जाएगा। वहाँ
सगर्भा महिला को ट्रीटमेंट की जाएगी, स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसकी हेल्थ की चिंता की जाएगी। वहाँ एनसीडी के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की का परीक्षण किया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 7-8 हज़ार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ कोई महिला को ओरल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो या तो ब्रेस्ट कैंसर हो, 3 टाइप के कैंसर का स्क्रीनिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तय किया था 17-18 में कि हम देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। हम केवल बात नहीं करते हैं, हम उसको धरती पर उतारते हैं। आज 1,22,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। दिसंबर तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। ये कार्य योजना सारा देश में चल रही है। इतना ही नहीं, लेकिन ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक ई संजीवनी हॉलिस्टिक अप्रोच के अनुसार कैसे काम होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूँगा। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म बनाया गया। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन कैसे किया जाए। आज सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक कंप्यूटर दिया गया है, लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1.5 महीने पहले जज्जर, दिल्ली के नज़दीक हरियाणा में जज्जर, वहाँ एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनी हुई है, एम्स का एक सब सेंटर बना हुआ है। मैं वहाँ जा रहा था, रास्ते में मैंने एक बोर्ड देखा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मैंने मेरे ड्राइवर को कहा गाड़ी ले ले अंदर। मैंने कहा नहीं था, मेरा कोई कार्यक्रम का पार्ट नहीं था, मैं जा रहा था और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखा तो मैंने सोचा कि एज ए मिनिस्टर हम जहाँ सरकार में बैठ के जो सोच रहे हैं, सचमुच यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ कैसी सुविधा है, मैं देखना चाहता हूँ। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, जब मैं गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, मुझे खुशी हुई। एक डॉक्टर साहब थे, उसको पता नहीं था कि मैं हेल्थ मिनिस्टर आके उसके बगल में बैठा हूँ। उसके बगल में एक मरीज बैठा था, मरीज महिला थी, उसके साथ डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। बात करते करते उसको ऐसा लगा कि उसको और मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और मुझे सुझाव की आवश्यकता है। उसका ज्ञान, उसको ऐसा लगा होगा कि एक्सपर्ट डॉक्टर के ओपिनियन की मुझे आवश्यकता है। वहाँ बैठे हुए डॉक्टर MBBS डॉक्टर थे, वो तुरंत ही ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट ने PGI चंडीगढ़ के साथ टाइप किया है। PGI चंडीगढ़ के साथ तुरंत ही ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर सामने बैठे थे, एक गरीब मरीज डॉक्टर साहब के बगल में एक गांव में बैठे थे। उन्होंने, दोनों डॉक्टर ने बातचीत की आपस में कि मरीज को ये स्थिति है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऐसा लगा कि मैं मरीज के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मरीज के सामने आप मोड़िए ज़रा आपका कंप्यूटर को। उन्होंने थोड़ा बाया करके मरीज के साथ डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बातचीत कराई और उसके आधार पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने MBBS डॉक्टर साहब को कहा कि आप ये टाइप का प्रिस्क्रिप्शन लिख दो और 7 दिन के बाद फिर से आके दिखा दे। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, तब सेटिस्फेक्शन होता है। एक गांव में रहने वाला गरीब मरीज एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आके एक टर्शरी हॉस्पिटल के साथ जुड़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह के आधार पर अपनी ट्रीटमेंट करवाए। उसका उद्देश्य है कि हम कैसे हेल्थ को कैसे एक्सेस कर रहे हैं। जब हॉलिस्टिक अप्रोच की बात होती है, तब हमें देश में डॉक्टर चाहिए। हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बनाया, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर चाहिए तो मेडिकल कॉलेज बढ़ानी चाहिए। तो जैसा यहाँ सम्मानित सदस्य बोल रहे थे, 622 तकरीबन डबल मेडिकल कॉलेज हो गई। 51,000 हमारी सीट थी, आज 1 लाख सीट हो गई केवल 7-8 साल में। 8 साल में 51,000 से 1 लाख MBBS की सीट हमने उपलब्ध कराई। तब जाके हमें डॉक्टर मिलेगा। यही होलिस्टिक अप्रोच का मकसद होता है। इतना ही नहीं, हमें कंपैरिजन WHO ने कहा है कि भाई एक डॉक्टर 1000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे पास 13 लाख MBBS डॉक्टर है, 5.5 लाख आयुष डॉक्टर है। आज हम 800 व्यक्ति पर एक डॉक्टर ये देश के अंदर उपलब्ध है और वो देश की सेवा कर रहा है। और हमारे डॉक्टर की भी एक भावना, जैसा मैंने कहा ना, ये परिप्रेक्ष्य में हमारे लोग काम करते हैं। कोविड क्राइसिस में हमने ये भी देखा। मैं तो उस वक्त एक दिन में
10-10 मीटिंग दुनिया के कई कंट्री के साथ भी होती थी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मीटिंग हुआ करती थी। डिप्टी चेयरमैन सर, कई जगह से ऐसा मैसेज आता था, डॉक्टर साहब ड्यूटी पर नहीं आते थे, उसको मृत्यु का डर लगता था। लेकिन हिंदुस्तान के डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया, हमारे मेडिकल स्टाफ ने, पैरामेडिक स्टाफ ने ऐसा नहीं किया। वो अपने प्राण की बिना परवाह करे वो देश की सेवा में लगे रहे और देश को कोविड क्राइसिस से बचाए। ये होलिस्टिक अप्रोच का एक परिणाम है। दूसरा पिलर, वन पिलर मैंने बताया, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दूसरा, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, यहाँ उसके बारे में सभी सदस्यों ने भी बोला है। आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को एक परिवार में 5 लाख का हेल्थ एक्सेस, ये छोटी बात नहीं है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो बोल रहे थे, वो तो विस्तृत वो अपना विषय रख रहे थे, उसमें उन्होंने एक सूची बोली और मनोज जी का को सामने देख के कहा कि मनोज जी इतने 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 के कैटेगरी के लोग, वो ऑलरेडी उसको हेल्थ एक्सेस मिल चुका है, हेल्थ सिक्योरिटी मिल चुकी है। यानी कि जो आप चाहते हैं, ये कार्य योजना ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना के मुताबिक उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हो गया है। जब ये बात आती है, मैं बिहार का ही एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज से एक 2 महीने पहले मेरा बिहार में डिप्टी चेयरमैन साहब मेरा प्रवास हुआ था, मैं रक्सौल गया था और रक्सौल में लाभार्थी सम्मेलन को मैं संबोधित करना था। उसके पहले जिसको लाभ मिला हो सरकार की योजना का और आयुष्मान भारत योजना का, ऐसी एक लाभार्थी महिला वो मंच पर आके जिस भाषा में उन्होंने बात बताई, उन्होंने कहा, मैं उनकी ही भाषा में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 6-7 महीने पहले मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मैं ससुराल गई। एक दिन मेरा श्वास फूलने लगा, मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको हार्ट की बीमारी है। हमने हार्ट की बीमारी का इलाज कराने के लिए पूछा तो कहा कि 1.5 लाख के नज़दीक खर्च आएगा। उसके पास ये सुविधा नहीं थी। उसके ससुर पक्ष उसकी सुविधा ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए। ये ससुर पक्ष ने उसको छोड़ दिया, वो मायके गई। पिताजी भी गरीब परिवार थे। किसी ने उसको बताया कि आयुष्मान भारत योजना का कार्ड निकाल। ये महिला अपनी बात बोल रही थी कि मैंने आयुष्मान भारत कार्ड निकाला। मैं अस्पताल में गई, प्राइवेट अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर हुई थी, वहाँ कार्ड लेके मैं गई। मैंने कार्ड दिखाया, मुझे एडमिट कर दिया, मेरा सारा इलाज हो गया। मुझे घर पहुंचने तक 1 रुपया का भी खर्च नहीं हुआ, मैं बच गई। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ होकर आपके सामने खड़ी हो, मेरा ससुर पक्ष ने भी मुझे स्वीकार कर लिया। ये आयुष्मान भारत योजना की सक्सेस स्टोरी। ये योजना के माध्यम से एक टाइप का यूनिवर्सल हेल्थ केयर कई राज्यों ने, उससे भी आगे जाके और भी योजना स्टेट ने अपने अपने ओर से लागू की है। उसकी भी मैं सराहना करता हूँ। जिस स्टेट ने फूड सिक्योरिटी का डेटा के आधार पर अपने यहाँ हेल्थ सिक्योरिटी देने की बात की है, ये भी सराहनीय है। आयुष्मान भारत योजना हमारा देश में, हम अपने स्वयं को, साले देश 2000 साल तक कभी कभी हम परतंत्र रहे, कभी उन्होंने शासन किया, कभी शकों ने शासन किया। मुगल वंश, खलजी वंश से लेके तुगलक वंश, सब लोगों ने शासन किया। 240 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। ये मानसिकता से हमें बाहर आना है। हमारी शक्ति को हमें समझना है। हमारी शक्ति को हमें, देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी और नहीं है। उसकी ही ये सक्सेस स्टोरी है। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, ये देश में क्षमता की, अपार क्षमता की संभावना ये है। ये देश में बेस्ट डॉक्टर भी है, ये देश में बेस्ट साइंटिस्ट भी है। लेकिन भी आज़ादी के बाद दुनिया में कोई वैक्सीन का रिसर्च होता था ना, तो रिसर्च होने के बाद 10 साल 15 साल के बाद ही हिंदुस्तान में आता था। हमारे साइंटिस्ट में कमी थी ऐसा नहीं था।
हमें उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। यही सक्सेस स्टोरी है। जब कोविड क्राइसिस शुरू हुई, तब जब साइंटिस्ट लोगों ने मोदी जी को बताया कि उसके लिए तो वैक्सीन चाहिए, तब मोदी जी ने भारत के नामांकित साइंटिस्ट को बुलाया, वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा कि क्या हम वैक्सीन बना सकते हैं, क्या उसका रिसर्च कर सकते हैं क्या। और तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि साहब हम करके देंगे। हमारा साइंटिस्ट पर भरोसा किया, यही हमारे साइंटिस्ट कोरोना वैक्सीन के रिसर्च पर लग गए। दुनिया ने रिसर्च किया, हमारा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ और दुनिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया। तो 16 जनवरी 2021 को भारत ने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया। इतना ही नहीं, 9 महीने में 100 करोड़ डोज और 18 महीने में 200 करोड़ डोज लगा के हमने विश्व विक्रम किया। ये बात तो एक है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, ये शक्ति देश की शक्ति, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये शक्ति देश की शक्ति है। ये छोटी बात नहीं है। जब देश की शक्ति शब्द प्रयोग में इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप मैनेजमेंट करते हैं ना, मैनेजमेंट का कई पार्ट होता है। केवल वैक्सीन रिसर्च हो गया, वैक्सीन एडमिनिस्टर हो गया, इतना पता है। लेकिन जब आप एक दिन में 1.5 लाख वैक्सीनेशन सेंटर चलना, जब वैक्सीनेशन सेंटर चलते हैं तो टाइम पर उसको वैक्सीन पहुंचाना, वैक्सीन पहुंच गए तो वैक्सीनेशन के लिए हमारा वैक्सीनेटर स्टाफ उपस्थित होना, वैक्सीनेशन स्टाफ उपस्थित हो गए, वैक्सीनेशन पहुंच गया, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज चाहिए, निडल चाहिए। चेयरमैन सर, इतना 18 महीने का 200 करोड़ डोज एडमिनिस्टर करने की जर्नी के दरमियान कभी भी प्लीज कंटिन्यू। कभी भी 200 करोड़ की मेरे सुनने से नो डॉक्टर साहब Please do not ऐसा disturb. फायदा ये होगा, आई लिसनिंग टू यू आफ्टर माय रिप्लाई यू allow the minister. क्वेरी टू उसमें सर सवाल ये है, मेरे पास कई ऐसी इंफॉर्मेशन सदन को भी समझने मिलेगी जो कोविड क्राइसिस के दरमियान हुआ, इसलिए कृपया करके मुझे सुने। बाद में मैं उसका कोई क्वेरी होंगे तो मैं रिप्लाई भी करूंगा। तो उसमें ये समय दरमियान कहाँ भी सिरिंज की कमी नहीं हुई, कहाँ भी निडल की कमी नहीं हुई। कोई वैक्सीनेशन सेंटर पर किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर गए हैं और सिरिंज नहीं थी, निडल नहीं थी, इसलिए उसको डोज नहीं मिला। ये बेस्ट मैनेजमेंट, उसकी सराहना सारी दुनिया में होती है। मैं थोड़े समय पहले नो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। थोड़े समय पहले प्लीज मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था, तो मुझे बिल गेट्स मिले, बाकी लोग भी मिले, तो उसके साथ 1-to-1 मीटिंग होती थी। मुझे तब गौरव होता था। वो पहले इंडिया को अभिनंदन कहते थे कि आपने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया, बेस्ट वैक्सीनेशन की। तो और सारी दुनिया ने समय था कि जब शुरुआत के दिनों में मीटिंग होती थी WHO में या तो विश्व के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो उसको चिंता थी कि इंडिया जितना बड़ा देश, 1.3 बिलियन 130 करोड़ की जनसंख्या, ह्यूज डाइवर्सिटी, इतने बड़े देश में लोग कोविड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इंडिया में कितने डेथ होंगे। यहाँ के डेथ के आधार पर ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर आकलन करते थे वैश्विक परिस्थिति क्या होगी। लेकिन नतीजा ये निकला कि इंडिया ने बेस्ट वैक्सीनेशन और बेस्ट मैनेजमेंट करके हमारे देश को थर्ड सर्ज, ओमिक्रॉन जब आया तो ओमिक्रॉन में भी दुनिया में बहुत लोग मरे, और थर्ड वेव में जितनी इफेक्ट थी इतनी ही दुनिया में सेकंड वेव में जितनी इफेक्ट थी इतनी ही थर्ड वेव में इफेक्ट थी। लेकिन इंडिया उस वक्त 85% वैक्सीनेटेड थे, इसलिए यहाँ सर्ज हुआ, यहाँ मृत्यु थर्ड वेव में बहुत कम हुई और हम देश कोविड क्राइसिस के सामने एक सफलता से लड़ाई लड़ पाए। ये हमारी होलिस्टिक हेल्थ केयर और हेल्थ सुविधा के लिए किए गए प्रयास का एक परिणाम है। और उसके बाद हर स्थिति से हमें सीखना चाहिए,
हर परिस्थिति को हमें समझना चाहिए। कोविड क्राइसिस ने हमने बहुत कुछ सिखाया। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम कोविड मैनेजमेंट कर लिया तो सेटिस्फाई हो गए, हम संतुष्ट हो गए, आगे कुछ करना नहीं, बहुत कुछ करना है। हेल्थ सेक्टर में देश में आज जो है उससे बहुत कुछ करने की संभावना है, बहुत कुछ करना भी है। और करने के लिए क्या क्या कमियां कोविड क्राइसिस के दरमियान हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पाई गई, उसका डिटेल अध्ययन किया। और ये डिटेल अध्ययन के आधार पर हमने थर्ड पिलर आयुष्मान भारत का थर्ड पिलर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 5 साल में 64,000 करोड़ रुपीज खर्च करने के लिए तय किया। 64,000 करोड़ रुपीज यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपीज। आप सब लोगों के डिस्ट्रिक्ट में, आप सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा आग्रह है और मेरी विनंती भी है कि आप पूछिए आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, आपके स्टेट को कि ये 100 करोड़ रुपीस का यूज अपने डिस्ट्रिक्ट में कहाँ होना है। हम यहाँ से 100 करोड़ रुपीस एक डिस्ट्रिक्ट पर खर्च करने के लिए प्लानिंग किया है। उसका उपयोग क्या होना है? ब्लॉक लेवल पर, सरकारी स्तर पर लेबोरेटरी स्थापित की जाए जहाँ पर कोई ऐसा पेंडेमिक या तो कोई प्रकार की डिसीज कैसे कैसे चल रही है उसका सर्वेलेंस कंटिन्यूस होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाए। एक क्रिटिकल केयर यूनिट में भविष्य में ऐसा कोई पेंडेमिक जैसी स्थिति हो जाए तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके लिए क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकेंडरी लेवल की एक लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में 130 से अधिक टेस्टिंग हो पाए, 130 के अधिक टेस्टिंग फ्री लोगों को मिले और एक टाइप का सर्वेलेंस भी वहाँ से हो जाए कि यहाँ जो कुल टोटल मरीज आते हैं, सैंपल आते हैं, किस टाइप का डिसीज से आते हैं और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग की भी वहाँ व्यवस्था हो, ताकि कोई नया डिसीज तो नहीं फैल रहा है, नहीं कोई डिसीज फैल रहा है तो कैसी स्थिति में फैल रहा है उसका आकलन करके उसके ऊपर विस्तृत स्टडी की जाए। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिटिकल केयर यूनिट भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अच्छी लेबोरेटरी भी हो। उसके अलावा हमारे स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस सिस्टम यूनिट बनाया जाए। ऐसा करके आगामी 5 साल में 64,000 करोड़ रुपीस खर्च करके हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज है उसको एक नई हाइट देने के लिए कार्य योजना बनाई। पहले कोविड में 15,000 करोड़ रुपीज स्टेट, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ एक अच्छी बात भी आई थी कि स्टेट सब्जेक्ट है ऐसा करके हमें छूटना नहीं चाहिए। ये देश का सब्जेक्ट है, कोई स्टेट का सब्जेक्ट नहीं, हम सबका सब्जेक्ट है। हेल्थ देश के नागरिक के साथ जुड़ी हुई है और अल्टीमेटली सेंट्रल काम करता है तो स्टेट के साथ ही करता है ना, स्टेट सेंट्रल का एक पार्ट है ना, और इसलिए स्टेट और सेंट्रल कभी अलग नहीं हो सकते। कोई भी कार्य योजना बनती है तो स्टेट के द्वारा ही इंप्लीमेंट होनी है। भारत सरकार पैसा दे या स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे, पैसा जिसका खर्च हो, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। ये उद्देश्य के साथ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कार्य योजना चल रही है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने करना चालू कर दिया। फोर्थ पिलर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये एडवांस सोच है। दुनिया से हम इस सेक्टर में आगे की सोच लेके चल रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप और मैं सब लोग अपना आयुष्मान भारत डिजिटल अकाउंट, हमारा डिजिटल अकाउंट ओपन कराए। ये डिजिटल अकाउंट हमने ओपन कर लिया। आज आप फाइल लेके घूमते हैं ना, मैं आज मेरे यहाँ आप हमारे CGHS में NXC में जाएंगे तो आप कोई आपकी तबीयत दिखाने के लिए जाएंगे, हेल्थ दिखाने के लिए, तो तुरंत ही वहाँ आपकी फाइल मंगाएंगे और फाइल लेके वो देखेंगे। आगे पीछे की हिस्ट्री उसमें होती रहती है। लेकिन ये डिजिटल मिशन में तो सारा देश का हेल्थ रिकॉर्ड रखने की बात है और आज 20 करोड़ से अधिक लोगों ने हेल्थ अकाउंट ओपन करवा लिया है। ये हेल्थ अकाउंट आपका ओपन हो गया। ये हेल्थ डिजिटल मिशन के साथ लेबोरेटरी भी जुड़ी हुई है, अस्पताल भी जुड़ी हुई है, डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं
और हम एक नागरिक के रूप में भी उसके साथ जुड़ जाए, उसका उपयोग कैसे करना है। तो आपका डिजिटल हेल्थ अकाउंट है, आप डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब को आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरा डिजिटल हेल्थ अकाउंट नंबर सो एंड सो है, आपने दे दिया, तुरंत ही वो लॉगिन करेंगे, तुरंत ही आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, आप उसको ओटीपी देंगे, समझ उपयोगी होगा आपको सुनने से। प्लीज तो डेप्यूटी चेयरमैन साहब, ये डिजिटल खत्म होने अकाउंट वाला है। एक मिनट, आपको उपयोगी होगा, We are on इंफॉर्मेशन the- में शेयर करता हूँ बात। ये मैं डिजिटल मिशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता Please, है, आपको please, उपयोगी होगा, समझो तो अच्छा है। तो जिसको समझना है उसको बता दो। बोलिए डेप्यूटी चेयरमैन साहब, बोलिए। मैं विषय अच्छा है इसलिए डिजिटल मिशन, अच्छा तो डिजिटल मिशन में डोंट गेट इनटू कंट्रोवर्सी। नो डॉक्टर साहब को, प्लीज ऑनरेबल आपने मिनिस्टर। डॉक्टर साहब को No. आपका Please, अकाउंट please. नंबर दिया, डॉक्टर साहब ने Please. लॉगिन किया तो आपके मोबाइल में ओटीपी आया, आप जब उसको ओटीपी देंगे तो वो आपका अकाउंट ओपन होगा। आपका अकाउंट ओपन हुआ तो आपकी सारी फाइल, आपने कहाँ लेबोरेटरी कराई है, आपने भूतकाल में क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, आपका लैब रिपोर्ट क्या है, सारा डॉक्टर साहब देख पाएंगे। और डॉक्टर साहब को देखने के बाद मैं देख ही रहा था, मैं यहाँ भी देख रहा था, आपने ना कहा, मैं यहाँ भी देख रहा था, आपने एक मिनट, मैं आई एम नॉट वेस्टिंग, प्लीज ओके सॉरी मिनिस्टर इज नॉट एल्डिंग। प्लीज सो सर, इट इज नॉट वेस्टिंग Okay. टाइम, आई एम गिविंग टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। यस हमने बाद में जब अकाउंट listen. आपका ओपन हुआ, आपने डॉक्टर साहब ने आपका रिपोर्ट देखा, आपका इलाज वहाँ किया, उसके बाद वो लॉग आउट कर दिया तो डॉक्टर साहब बाद में उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। जब आपके यहाँ ओटीपी आएगा और आप देंगे तभी ओपन कर पाएंगे, यानी कि आपका हेल्थ की प्राइवेसी भी रहेगी। ऐसा करके डिजिटल हेल्थ मिशन हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्य योजना चलाई है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना अकाउंट एक बार ओपन करवा ले, ताकि भविष्य में आपको फाइल लेके घूमना ना पड़े। आपकी फाइल डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर में रहेगी और सारा डेटा की भी प्राइवेसी रहेगी। इस दृष्टि से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्य योजना हमने बनाई, उसका लाभ हमने लिया। दूसरा, लास्टली, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, डेप्यूटी चेयरमैन सर, जो आयुष्मान भारत का 4 पिलर से हमने देश के नागरिक की हेल्थ सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की, उसका एक रोड मैप बताया। उसके आगे जाके कई सदस्यों ने बहुत अच्छी बात कही, जब होलिस्टिक अप्रोच से काम करना है तो उसके साथ हमारा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही, महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता वहाँ प्रभुता। स्वच्छता की बात महात्मा गांधी ने इसलिए की थी, वो हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ विषय है, अपना हेल्थ की सुरक्षा के लिए। तो उसके साथ स्वच्छ भारत अभियान की मिशन के तहत सारे देश में 10 करोड़ से अधिक शौचालय देश में बना के हर घर में शौचालय हो, टॉयलेट हो, और कोई व्यक्ति को, कोई फैमिली को टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, वो सुनिश्चित किया। और अभी चल रहा है हर घर जल। हर घर जल ये छोटी बात नहीं है, शुद्ध पेयजल घर में उपलब्ध हो जाए। शुद्ध पेयजल घर में उपलब्ध हो जाने से भी हमारी हेल्थ को सुरक्षा मिलेगी। कुल मिला के माननीय डेप्यूटी चेयरमैन सर, जो हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने देश के लोगों को, अभी तो बहुत कुछ कहने जैसा है, देश में सस्ती दवा मिले उसके लिए फार्मा मिनिस्ट्री के द्वारा, माई सेल्फ इज फार्मा मिनिस्टर ऑल्सो, 8,600 से अधिक
सब लोगों ने, मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ से सभी ने अपने भाषण में कहा कि देश में जेनरिक मेडिसिन का स्टोर, कैंसर की मेडिसिन लेने के लिए जाए तो मार्केट में मिलती है 500 रुपीज़ की टैबलेट, लेकिन जन औषधि केंद्र में जाए तो वहाँ आपको 60-70 रुपीज़ में मिल जाएगी, एकदम सस्ती लेकिन क्वालिटी मेडिसिन जन औषधि केंद्र के द्वारा आज देश में उपलब्ध हो रही है। हमारे देश में क्या होता था, अमेरिका 4 टैबलेट खाता है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट खाता है। दुनिया 6 टैबलेट खाती है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट खाते हैं, और हम ब्रांडेड खाते थे और उसकी प्राइस अधिक, बहुत अधिक। जब ये अभियान चला आयुष्मान जनऔषधि केंद्र का, उसके पहले देश में जेनरिक मेडिसिन का शेयर केवल 2 to 3% था। आज बढ़ के और 20% से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन का शेयर बन चुका है। तब जाके हेल्थ एक्सेस हो रहा है, तब जाके हेल्थ अफोर्डेबल हो रहा है। पर डे, चेयरमैन सर, पर डे 20 लाख लोग जन औषधि केंद्र की मुलाकात लेते हैं। वहाँ उसको सस्ती दवाएं मिलती है, और सस्ती दवा लेके कई परिवार, छोटे परिवार होते हैं, एक दिन का कमाई करके एक दिन खर्च करने वाले परिवार में जब कोई बीमारी आती है तो उसको सस्ती दवा मिले, ये भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए सम्मानीय सदस्य मनोज झा जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, उस भाव से मैं सहमत हूँ। हम सब लोग, नहीं केवल मैं, लेकिन सभी को हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर का एक्सेस होना चाहिए। बहुत अच्छा विषय आपने राइज किया, और 5 घंटे तक बहस चली इस विषय पर। 2.5 घंटे लास्ट वीक एगो और 2.5 घंटे टुडे, बहुत महत्वपूर्ण बहस इस विषय पर हुई है। आपका भाव के साथ हम सहमत हैं। आपने जो भावना व्यक्त की है हेल्थ एक्सेसिबल हो, उसके लिए हम जो प्रयास किया है वो भी आज हमने व्यक्त किया है, और आने वाले दिनों में आपका सम्मानीय सभी सदस्यों का हमें हमेशा सुझाव मिलते रहे, ताकि हम आने वाले दिनों में और जोश से हमारा हेल्थ एक्सेसिबल और अफोर्डेबल कर सके, और हमारा मनोज भाई की जो भावना है वो भावना को हम अच्छी तरह से चरितार्थ कर सके। यही दिशा में जो मनोज भाई सोचते हैं वही दिशा में हम सोचते हैं। इसलिए मनोज भाई को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपकी भावना है, भावना के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, इसलिए आप आपका बिल वापस लें, और आपकी भावना को पूरी करने के लिए हम हमेशा सतर्क रहेंगे और हमेशा कोशिश भी करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्या चाहिए प्रोफेसर मनोज कुमार झा, मनोज कुमार झा, I have called because time is not there. That is the problem. There is no. We have to. I am not seeking advice from him. No. Yes, more time. Next session you can speak. Whether minister is ready to clarify any point? Yes. Okay, please. Mr. In your speech, in the minister's speech, he has mentioned. mic on. Yes. Yeah. In his speech, sir has mentioned that vaccine centers, India was ready to do it. Our Prime Minister was asking with all the scientists whether we could do the vaccine manufacture in India. When government of Tamil Nadu, under the leadership of our M.K. Stalin sir, had asked for vaccine to be produced in Tamil Nadu and Chengalpet, where the vaccination center was very much there with all the infrastructure and everything, it was not awarded by our Prime Minister. So it was not even considered by the Union government on that. And one more thing on digitalization, our Honorable Minister was talking. Digitalization of all the health records to all over the country, to all the people. It's welcomable, yes, but how is it going to happen in the remote countries where only Anganwadi workers go and reach the patients, villages and the tribal areas who don't know how to use even a mobile phone? So these two things I would like the Honorable Minister to answer to you, sir. Are Thank you going you. to respond? No, please listen to me. No, please sit down. No, further. No, please sit down. No further. No, we don't have time. No, sorry. वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, Sorry, no. वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट Please. को करना है
हमने कभी किसी को ना नहीं कहा है, हम तो उसको प्रोत्साहित भी किया है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी। कोई स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपने पीएसयू के साथ हमारे पास महाराष्ट्र से हाफकिन आई थी, हमने उसको आर्थिक सहयोग किया। नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने भी वैक्सीन रिसर्च के लिए जब सपोर्ट मांगा था हमने सपोर्ट दिया है। और भविष्य Thank you. में अभी भी मंकी पॉक्स का वैक्सीन के रिसर्च के लिए एक यूआई निकाला गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट मंकी पॉक्स का वैक्सीन में रिसर्च में भी हिस्सेदारी लेना चाहती Okay. है तो उसमें आप अवश्य That's all. Professor Manoj Kumar Jha,